खुलूस उरान के एपिसोड नंबर 2 के साथ नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। कुछ बातें प्रोग्राम से मुताल्लिक और उसके बाद हम बाकायदा अपने रिव्यू का आगाज़ करेंगे। कुछ पसंदीदगी की बात कर लूँ। पसंदीदगी की बात अगर लेकर चलें तो फेसबुक है और यूट्यूब है, और ऐसा लगता है कि फेसबुक वाले जो हैं वो ड्रामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लाइक्स और रिव्यूज़ का सिलसिला जो है वो हज़ारों में जा पहुँचा है। वेल्डन थ्राइस 3 टाइम वेल्डन कहा मैंने, और वेल्डन फेसबुक वालों के लिए, एप्रिसिएशन फेसबुक वालों के लिए कि उन्होंने ना सिर्फ हमारे व्लॉग सुने बल्कि उसको अप्रिशिएट भी किया और बाकायदा वो हमारे साथ मौजूद हैं। तभी तो हम रात के गहरे लम्हात में ये प्रोग्राम करते हैं, और तकरीबन बहुत ही गहरे लम्हात में हम इस प्रोग्राम को, इस व्लॉग को हम आपकी नज़र करते हैं। ऑन एयर होके आता है, हवा के दोस्त पर घूमता घामता आप तक पहुंच जाता है, और आप इसको देखते हैं और लाइक करते हैं। डिसलाइक करने का भी आपके पास जो है पूरा इख्तियार है। यूट्यूब वालों का अपना मिजाज है, अब कुछ कह नहीं सकते। देखें कौन जीतता है। अभी तक तो यूट्यूब वाले काफ़ी पीछे हैं। क्या कह सकते हैं, मैं तो फ़नकार हूँ, मेरा काम तो अपना फ़न दिखाना है। अब फ़न के कदरदान जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं ये तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फ़न के कदरदान तो कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं और बाएं भी। अब चलते हैं जनाब प्रोग्राम की जानिब, और बाकायदा हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा अगर इसका सियाक़ो सबाक़ लेकर चलें तो थोड़ी सी तकलीफ़ है, थोड़ी आवाज़ में भी तकलीफ़ है, दिल में बहुत गम है, नज़र पुरनम है, और वो इसलिए सभी कुछ है कि बोकरा जो साहब थे, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ, रिव्यू शुरू हो चुका है। बोकरा साहब जो थे वो मुसलमान थे और काई कबीला और इनमें से इनका ताल्लुक़ था। गद्दारी करी उन्होंने और लेव्यूज़ के पास पहुँचे, और ये मैं पिछली केस का थोड़ा सा सियाक़ो सबाक़ दे रहा हूँ। तो लेव्यूज़ से जो है वो ईसाई है, उसके पास पहुँचे, उसकी फ़ौजों के पास पहुँचे, उसके कबीले के पास पहुँचे, और बेतहाशा उस्मान की, उर्तुल ग़ाज़ी की और ओरहान की बेतहाशा तारीफ़ें की, और बताया कि जनाब वो तो बिजली की तेज़ी से लड़ते हैं, उनमें ये है वो है, और बुरसा के दाएं बाएं जितने भी किले वो सारे के सारे वो फतह कर चुके हैं। और अब देखें बुरसा की तरफ का बातें। तो ये सारी बातें सुनने के बाद लेव्यूज़ ने उनको एक इनाम के तौर पे एक अशरफियों की या सोने की कॉइन्स की छोटी सी थैली दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे लेव्यूज़ ने उनका गला काट दिया और कहा कि जो शख्स अपने वतन से, अपने कबीले से, अपने लोगों से वफ़ा नहीं कर सकता वो मुझसे क्या वफ़ा करेगा। अगर फल अपने पेट से वफ़ा न करे, अगर साया दरख्त से वफ़ा न करे, अगर पत्ता शाख से वफ़ा न करे, तो उसकी वफ़ादारी को कौन मानेगा। तो ये सब बातें जो हैं ये चल रही हैं, और उसके बाद ये हुआ कि ओरहान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई कि 8 से 9 महीने हो गए और हम जो है वो बैठे हुए हैं मुहासरा करके बुरसा का, और अब हमारे सिपाही भी थक गए हैं और हमारे पास खाने पीने की चीज़ें भी जो है वो कम से कम पड़ती जा रही हैं। और यहाँ पर एक उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि जैसे ओरहान जो है वो अपने बाप की मानंद नहीं है, और लड़ाई से, जंग से, गाजी और शहीद, ये सारी बातों से वो घबराता है। तो उसने जनाब जो है वो बुरसा को ना फतह किया है और ना ही फतह करना है, और बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि बुरहान क्यों नहीं हमला कर रहा बुरसा के ऊपर। ख़वातीन, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि बुरहान को ये कहकर थोड़ा सा फूट दिलाई गई, उकसाया गया और कहा गया कि तुम हमला करो, और बुरहान ने ये कहा कि जनाब फिर आज रात ही देखिए तमाशा क्या होता है, मैं आज रात ही पहुँच जाता हूँ। ओरहान ने बहुत पुराना एक सिपाही बुरहान है, उसको उसने बुरसा के किले के अंदर भेज दिया था, क्योंकि बुरहान जो है वो ख़ुद आया था ओरहान के पास और उसने कहा था कि मुझे आप भेजिए, क्योंकि नौजवानों का ये काम नहीं है, ये बहुत समझदारी का काम है, तो बहुत समझदारी से करूँगा, मुझे आप वहाँ जाना दिए और जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको इशारा करूँगा और आप हमला कर दीजिएगा। अब दोस्तों हुआ क्या, उसी रात की जब बात हुई और कबूतर से उड़ाया, देखा जैसे पिछली केस में आपने देखा कि बुरहान ने कबूतर जनाब बांध के उसके पाँव के अंदर चिट्ठी बांध के भेजी, और ओरहान को पैगाम मिल गया कि रास्ता जो है वह साफ़ है, आप आइए और बुरसा आपका मुंतज़िर है।
ये बात मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, दोबारा से गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ कि किसी के घर पे जाकर हमला करना, दुश्मन के घर पे जाकर उसको ललकारना वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत हिकमत अमली चाहिए और उसके लिए आपके पास पीछे भी बहुत कुछ होना चाहिए ताकि आप मज़ीद कुमक के साथ मज़ीद लड़ाई कर सकें। अगर आप फंस भी जाते हैं तभी सब कुछ संभाल सकें। और बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि हमला जब उन्होंने किया तो आधे जो सिपाही थे वो तो किले के अंदर चले गए क्योंकि बुरहान ने दरवाजे खोल दिए थे। जब वो आधे सिपाही किले के सहन में पहुंच गए तो उनके ऊपर जो सिलसिला हुआ, जैसा कि आपने खुद भी मुलाहिजा किया कि उनके ऊपर फसीलों से तीरों की बारिश की गई, उन पर तारकोल फेंका गया, जलते हुए कोयले फेंके गए और सब चीज़ों से बढ़कर ये था कि उनके सारे सिपाही छुपे हुए थे क्योंकि वो एक घात थी। उस घात को उन्होंने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया। जब सारे ओरहान के सिपाही जो थे वो आधे से ज़्यादा जो थे वो अंदर आ गए तो उन्होंने दरवाजे वापस, वो आइनी दरवाजे थे, बहुत मजबूत लोहे के दरवाजे थे, वो बंद कर दिए। और बंद करने के बाद जिस फर्श पर ओरहान के सिपाही खड़े थे वो पूरा का पूरा बारूद से भरा हुआ था। उन्होंने वो बारूद फाड़ना शुरू कर दिए और फिर जो सिलसिला हुआ, जो कत्ल गारत हुई, जो शहादतें हुई, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे थी कि ओरहान पे सख्ता तारी हो गया था। उस ओरहान के बाजू पर आग लगी हुई थी लेकिन उसको अपने बाजू की आग का एहसास ही नहीं हुआ। जलते मरते कटते अपने सिपाहियों को देख रहा था और आँख से आंसू नहीं बल्कि आँख पूरी की पूरी खुली रह गई थी कि ये किस तरह से हुआ। फिर बाहर वाले पूरी तरह चीख रहे थे कि कुछ करो। और जो ओरहान का भाई है अलाउद्दीन, वो बहुत समझदार है और तिबी जितने काम है वो तभी वही करता है, यानी कि जो मेडिकल चीज़ें थी, लेकिन उसने बहुत शोर डाला, बहुत चिल्लाया कि कुछ करो, लोहे की सलाखें डाल के। फिर गेट उठाए गए और गेट उठा के फिर ओरहान को, उसके साथियों को जो जिंदा बच रहे थे, उन सबको निकाला गया और फिर इस तरह से अपने गले में एक हार का तोप पहन के ओरहान जो है अपने साथियों समेत वापस आ गया। और साथियों, जब तखमीना लगाना शुरू किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या शहादतें हुई, कौन ज़ख्मी हुआ, कौन कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, तो यकीन जानिए कि नुकसान बहुत हुआ। और साथियों, जो बुरहान साहब थे, जो कि उस्मान कुर्लूस के पुराने साथी थे और लड़ने में, तलवार चलाने में बिजली की सी तेज़ी बर्क रफ्तारी से वो अपनी दुश्मनों को ख़त्म किया करते थे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और अपने तशद्दुद का और जुल्म और सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और बेतहाशा उनके ऊपर जो है वो जुल्म जो है वो अभी तक जारी है, क्योंकि अभी तक उनकी जो है कोई ख़बर जो है वो तीसरी किस्त में, ये दूसरी और तीसरी किस्त का मैं एक समअप दे रहा हूँ आपको, और इंशाल्लाह चौथी किस्त का जो है फिर मैं समअप जो है बहुत जल्दी, वेरी सून, मैं वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि इससे पहले कि आप किरदारों के नाम भूल जाएँ, आप सिचुएशन भूल जाएँ, हम मौका महल भूल जाएँ, तो ये सामने देखिएगा बुरहान नज़र आ रहे हैं। तो बुरहान के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। कहाँ से आए थे, कौन थे, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला, कब से तुम इस तरह मिलकर काम कर रहे हो, और वो सारी की सारी बातें जो थी, जो कि एक पकड़े जाने वाले से की जाती हैं। और वो कहाँ था, किसी को कुछ पता नहीं था। और बुरहान को बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि बुरहान मेरे बाप का साथी था, वो कहाँ गया, ज़िंदा है, मुर्दा है, या अगवा है, या कोई बात होगी उसके बारे में, कुछ तबादला होगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं, खामोशी। अब दोस्तों दूसरी और तीसरी किस्त में एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है ना बहसों वैसों सिलसिले शुरू हो गए। जिसके मुंह में भी ज़ुबान थी उसने बोलना शुरू कर दिया है, उसने अपनी राय देना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक दफ़ा आप अगर शिकस्त से दो चार हो जाते हैं ना, तो फिर सबसे कमज़ोर शख्स भी जो है ना वो हाथ खड़ा करके बात नहीं करता, बल्कि वो कान खड़ा करके और ख़ुद खड़े होकर बात करता है। दीवान पे दीवान बुलाए जा रहे थे, जिरगा भी आप कह लें इसको, जिरगे बुलाए जा रहे थे, बातें हो रही थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसका मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार क्यों है, इतनी बुरी शिकस्त हमें क्यों हुई। और सिपाही जो हैं वो भी बोल रहे थे, आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरबरा होने को तैयार थे। ये सारी बातें आप पहली और दूसरी किस्त में देखिएगा। और क्योंकि मैंने उनको ज़रा इस तरह से ज़रा निकाल कर रख दिया क्योंकि उसके अंदर एक्शन कम था और गुफ्तगू ज़्यादा थी। अब गुफ्तगू जो है वो रिव्यू के अंदर ज़्यादा तो बयान करेंगे तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे।
दोस्तों अब यहाँ पर जो दिखाया गया है कि उस्मान को बूढ़ा करके दिखाया गया और किरदार इस कदर चेंज कर दिया गया है कि किरदार बिल्कुल वैसा नहीं है जिसको इंग्लिश में कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, वो वाले नहीं है जो कि उस्मान कुर्लूस के थे, जिसने 6 सीज़न हिट किए और न जाने कितने एपिसोड उसने हिट किए। आखिर कुछ था उसके अंदर तो उसने हिट किया। थोड़ी सी रिजेम्बलेंस रखनी चाहिए थी। अगर बूढ़ा ही बनाना था, इस कदर ना अहल और नाकारा बनाना था, तो मेरा ख्याल है कि वही उस्मान जो था, कुर्लूस जो था 6 सीजन्स वाला, 1 2 3 4 5 6 वाला, तो उसी को बुला लेते अगर तो उसने कुछ काम नहीं करना था। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किरदार लिया है वो इस कदर ज़ईफ़ है कि अब जंगी हिकमत अमली और ये सारी बातें उसकी बस की बात नहीं है। और उसको जो है फिर बताया गया कि इस तरह शिकस्त से 2-4 हो गए। और सुलेमान और कासिम जो ओरहान के बेटे हैं वो भी पूछते हैं कि बाबा क्या, दादा क्या हमारे बाबा जो है वो शिकस्त से 2-4 हो गए। तो उस पर मुस्कुरा के जवाब देते हैं दादा जान के मुझे भी शिकस्तें हुई और कोई ऐसा मसला नहीं, शिकस्त हो जाया करती है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात जो है वो ये करनी पड़ेगी कि शिकस्त हो गई, नुक्ताचीनियाँ हो गई, गिरजे मुनक्किद हो गए, दीवान मुनक्किद हो गए, सब कुछ हो गया। इन सब चीज़ों के मुनक्किद होने के बाद जो नतीजा है वो नतीजा क्या निकला। ओरहान बावजूद तमाम लोगों की बातें सुन रहा था और यहाँ पर शाहीन साहब हैं बड़े बालों वाले, वो बहुत बोले, यहाँ तक बोले कि अलाउद्दीन से उनकी झड़प हो गई और अलाउद्दीन ने उनको खामोश रहने को कहा और ये कहा कि शाहीन साहब आप वजह बन रहे हैं यहाँ पर फसाद फैलाने की, फसाद और तफरीक पहचाने की आप वजह बन रहे हैं। और इन तमाम बातों ने जो कबीले की ख़वातीन हैं उनको भी परेशान कर दिया। और ओरहान की जो ख़ातून थी वो इस कदर परेशान हुई कि मैलून ख़ातून हैं, कल मैं पूछ रहा था वक्त नाम इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस्मान की 2 अहलिया थी, एक बाला ख़ातून थी जिससे उनका बहुत मोहब्बत था और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और फिर औलाद की खातिर उन्होंने दूसरी शादी की थी, वो थी मैलून ख़ातून। तो यहाँ पर मैलून ख़ातून को जो है वो किरदार दिया गया, वो भी बिल्कुल बरक्स है। मैलून ख़ातून जो थी वो तकरीबन 5'11" की थी, 5 फुट 11 इंच से 5 फुट 10 इंच, और वो जंगी महारत रखती थी और जंगों में उस्मान के साथ लड़ी वो, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने बाला की भी जान बचाई, उस्मान की भी जान बचाई। तो अब यहाँ पर जो खातून बनाई गई है वो मुकम्मल तौर पर जो है घरेलू खातून है। मेरा ख्याल है 5 फुट 3 इंच उनका जो है हाइट है, लेकिन इतना जो डिफ्रेंशिएट कलर किया गया है उसका जो है मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। क्योंकि आप जो फेम है वो तो आप ले रहे हैं उसके बाप का, उस्मान कुर्लूस का, तो रिजेम्बलेंसेज वहाँ रखते, थोड़े से कैरेक्टर्स आपने डाले हैं। अब ये देखिए आपके सामने उस्मान नज़र आ रहा है जो कि बूढ़ा हो चुका है, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है, इतना डिफरेंस। बस दोस्तों मेरे रिव्यू में यही होता है कि अच्छाइयाँ भी गिनाता हूँ और बुराइयाँ जो होती हैं उनको इसलिए गिनाता हूँ ताकि बेहतर किया जा सके, कुछ उनका अच्छा किया जा सके। और घर की ख़वातीन जो की बात कर रहा था वो काफ़ी परेशान हो गई, बच्चे उस्मान और कासिम भी परेशान हुए इस शिकस्त को सुन के, और ओरहान की जो बेगम हैं, जो घरवाली हैं, उनकी अहलिया हैं, वो इस कदर परेशान हुई कि वो वहाँ सरहद पर पहुँच गई, जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ पहुँच गई। वहाँ खेमे में पहुँच के उन्होंने ओरहान का जो है वो हौसला बुलंद किया, और उसका हाथ ज़ख्मी था, उसके हाथ पे उन्होंने पट्टी की मरहम लगाई और उसको बेतहाशा हौसला दिया ताकि वो हिम्मत ना हारे। दोस्तों सोचो विचार का सिलसिला बहुत ज़ोरों शोर से जारी था, और शिकस्त जो है वो इतना कुछ देती है कि शायद आपको जीत जो है वो इतना कुछ कभी भी फराहम नहीं कर सकती। शिकस्त आपको बताती है कि कहाँ से कमज़ोर थे आप, पूरा कीजिए, कहाँ से आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, बेहतर बनाइए। और जीत तो जब नाम के आगे लिख दी जाती है तो फिर बुराइयों की और खामियों की बात कोई नहीं करता, और वो बुराइयाँ और खामियाँ जो हैं वो पनपती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और उस वक़्त तक ठीक नहीं होती जब तक कि आपको ज़लील और ख्वार नहीं कर देती। शायद कुछ यही सिलसिला जो था ओरहान के साथ भी था, क्योंकि ओरहान ने बुरसा के जो जितने करीब देहात थे, गांव थे, वो बड़ी खूबसूरती से जो उनको फ़तह किया था, और फ़तह के नशे में चूर उसने जाके बहुत बड़ी दीवार से, बहुत बड़ी फजील से, यानी कि बुरसा के किले से टक्कर ले ली, और फिर वही हुआ जो कि नज़र आ रहा था। क्योंकि किसी के कहने के ऊपर, नाकदीन के कहने के ऊपर जो वो तनकीद कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन से पहले अगर आप अमल शुरू कर देंगे, अपने आप को आप बाहर लेकर आ जाएंगे, तो फिर यही होगा। करना ये चाहिए कि नाकदीन जो है वो तनकीद किया करते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन आपको इंतज़ार करना होता है मौके का, महल का। अपनी खसूसियात के बारे में तो सिर्फ आप ही को पता होता है ना। बस दोस्तों, फिर क्या था कि ओरहान गौर गौस तो कर ही रहा था, और ओरहान ने रात दिन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों के चक्कर लगाए, अपने साथियों के साथ घोड़ों पर बैठ कर गया, दीवानों में बैठा और बातें की, सब कुछ तज्ज़ियाकारी की। और जब निचोड़ उसको पता लगा तो उसको इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि उसके जासूसों ने भी बेतहाशा जो ख़बरें फराहम की थी, तो उसको इस तरह पता लगा कि बुरसा की ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत फ़र्क था ओरहान के कबीले की ताकत में, सिपाहियों की ताकत में, बुरसा से जिस तरह से उन्होंने हमला किया था या इस हमले को नाकाम बनाया था, तो उनकी ताकत में इतना ज़्यादा फ़र्क कहाँ से आ गया। और इसी फ़र्क को जानने के लिए ओरहान ने जब गहराई में गया तो पता चला कि सरहदों से कश्तियों के ज़रिए बहुत सारा सामान आ रहा है, बहुत सारा असला आ रहा है और बहुत सारी ताज़ादम फ़ौज आ रही है। तो इतने सारों के आगे तो ओरहान नहीं लड़ सकता था। साथियों, एक चीज़ और भी खुलकर सामने आई कि इन्होंने एक ईसाई जो है वो कैटलोनिया है या कोई भी कि उसकी नस्ल है, उसको ही पकड़ कर अपने पास रखा हुआ था। वो दरबार का एक ख़ास मुलाजिम था और उससे फिर इन्होंने पूछगछ का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया। शिकस्त के बाद उस पर तशद्दुद जब बढ़ाया तो इनको समझ आना शुरू हुई कि उसका मुंह जो है बड़ी मुश्किल से खुला, और जब उसका मुंह खुला तो उसने बहुत सी ज़रखेज़ और बहुत अच्छी मालूमात जो हैं वो फराहम की, जिससे ओरहान की जो सिलसिला है जो बातचीत का वो आगे बढ़ा। वहाँ से ख़वातीन ये हज़रत ये मालूम हुआ पूछ गछ के बाद उस शख्स से कि लेव्यूज़, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि लेव्यूज़ ने अपने भाई के ज़िम्मे, जो कि भाई इसके सामने नज़र आ रहा है, ऑक्टावियस इसका नाम है, और इसके ज़िम्मे इसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम लगवाया हुआ है। और वो ये है कि सरहदों पर जितना भी सामान पहुँचेगा, बहरी बेड़ों के ज़रिए पहुँचेगा, फ़ौज पहुँचेगी, ताज़ा दम खाने पीने का सामान पहुँचेगा, हथियार पहुँचेंगे, उनकी तमाम तर की निगरानी जो है ऑक्टावियस करेगा। और ऑक्टावियस जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ कश्तियों के अंदर जितना असलाह था वो लेकर आ रहा था। बारूद भी इन लोगों ने बाहर से मंगवाया, और जैसा कि आपने देखा पहली किस्म में कि बारूद ने फटने में और सिपाहियों के ओरहान के ज़ख्मी करने में, उनकी हिम्मतों को कम करने और चारों तरफ आतिशबाजी का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि घबराने से भी ज़्यादा का कोई अगर लफ्ज़ होता तो वो शायद हम आपको बताते कि ओरहान के सिपाही घबरा भी गए। आप सामने देख रहे हैं कि नीलोफर नाम है इनकी अहलिया का, ओरहान की, वो वहाँ पहुँची हैं और किले के पास, और ओरहान की मरहम पट्टी कर रही हैं। ये उसके बेटे, जैसा कि आप देख सकते हैं, उस्मान और कासिम है। मैं बार बार जो नाम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जितनी आपको, ये अलाउद्दीन की बीवी है और इसका सिलसिला ये है कि ये बेचारी अभी तक बाँच है और इसकी औलाद नहीं हुई है, तो इसको तानो वगैरह सिलसिला जो है वो जारी है। अब जनाब ऑक्टावियस इतना कुछ ला रहा है और ओरहान जो है चारों तरफ से शर्मिंदगी का एक उसको जो है तोक उसके गले में लगा हुआ है, और एक ख्वाब देखा है दादा जान ने, यानी उस्मान कुरलूस ने ख्वाब देखा है, और उस जो ख्वाब की ताबीर है उसको अभी यहाँ पर टच नहीं किया गया है। तीसरी किस्त की बात कर रहा हूँ, तो तीसरी किस्त में उसको टच नहीं किया गया। ये सामने जो है दोनों दादा और पोते ने, दोनों ने एक ही वक़्त में एक ही ख्वाब देखा है, और ओरहान उठकर अपनी बीवी को बताता है कि मेरे गले पर खंजर था, और उधर उस्मान उठकर अपनी बीवी महलून खातून को बताता है कि मेरे हाथ में खंजर था। जब महलून खातून पूछती हैं कि नीचे कौन था,
तो उस्मान ने बहुत तरद्दुद के बाद, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद बताया कि नीचे ओरहान था। तो फिर उन्होंने पूछा तुमने खंजर चलाया? उस्मान ने सोचा और फिर कहा हाँ, मैंने खंजर चलाया। फिर यही सवाल उसकी बीवी ने भी किया कि तुम्हारे पीछे जो खंजर था वो चला तुम्हारे गले पर? ओरहान ने कहा हाँ, वो खंजर चला। अख़वातीन हज़रात, तो मुश्किल है कि इसकी ताबीर हासिल की जाए। अब ज़रा इस सीन की बात कर लेते हैं जो इसकी वक़्त आपकी आंखों के सामने घूम रहा है। ये ओरहान जो है ये छुप कर जा रहा है और छुप कर जाकर इसने दरख्तों के पीछे बैठकर साहिल समंदर का, चले इसका जो है थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इसका किस्से का, कि ये आगे जाकर शायद बड़ा हो जाए या कुछ और इम्पोर्टेंस मिल जाए। ये घोड़ा था, जंगल में फिर रहा था और अलाउद्दीन की बहन जो है हलीमा, वो अपने लोगों के साथ फिर रही थी और वहाँ पे जब ये सफ़ेद घोड़ा देखा तो हलीमा को ये घोड़ा पसंद आ गया और हलीमा ने कहा मैं इस घोड़े को पकड़ने लगी हूँ। और इससे पहले कि हलीमा उसके गले में रस्सी डाल के पकड़ लेती, किसी और ने रस्सी डाल ली और रस्सी डालने के बाद फिर इनकी बहस शुरू हो गई, घोड़ा मेरा, घोड़ा तेरा। तो ये शख्स जो है जिसके हाथ में घोड़ा है, इसका नाम डोरसन है। और डोरसन ने कहा कि इसका हम फैसला इस तरह से करते हैं कि हम दोनों दूर खड़े हो जाते हैं, जिसके पास घोड़ा बुलाने के बाद चला जाएगा घोड़ा उसी का हो जाएगा। तो हलीमा ने कोशिश की बुलाने की, लेकिन घोड़ा नहीं आया। और डोरसन ने जब बुलाया तो उसकी शक्ल से ही लग रहा है कि वो घोड़े पालने वाला है और घोड़ों के बारे में काफ़ी इल्म रखता है। जब उसने घोड़े को बुलाया तो घोड़ा जनाब चलता हुआ उसके पास चला गया। तो घोड़ा सफ़ेद जो था वो डोरसन का हो गया। अब ये एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो हमें दे दिया गया, इसका आने वाले दिनों के अंदर क्या काम होगा, किस तरह से कहानी बढ़ाई जाएगी, ये थोड़ा सा एक हथियारा है जिससे आप कहानी को आगे लेके चलेंगे। यानी डोरसन और हलीमा और सफ़ेद घोड़े की कहानी। अब ये साथ आप देख रहे हैं कि साहिल समंदर पर अपनी जो पहुँचे हुए हैं और ये छुप कर देख रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने वो जासूस भी पकड़ के रखा हुआ है जो कि ईसाइयों का जासूस था, उसको लेकर आए हैं और उसको निकाल कर उससे पूछा कि फ़लाना शख्स कौन है, फ़लाना शख्स कौन है। तो उसने बताया ये ओक्टावियस है, लेविस का भाई। और ये भी आपको याद रहे कि जब जंग हो रही थी और ओरहान जो था वो कैद था, कैद से मुराद ये फंस गया था, तो लेविस पीछे से आया था और दरवाजे के पीछे से उसने कहा था कि दोबारा कभी आने की यहाँ कोशिश मत करना वरना ज़िंदा नहीं जाओगे। अब यहाँ पर ओरहान जो है वो हमला कर देता है एक्टिविस से और एक्टिविस जो है बड़ी महारत से लड़ता है। यहाँ पर साहिल समंदर के पास जो है इनकी काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी मारा मारी होती है। और फिर इस लड़ाई में उस ओरहान दिखाता है कि वो किस काबिल है और उसकी काबिलियत का मयार क्या है और किस तरह से वो बिजली की तेज़ी से, बरक रफ्तारी से अपने दुश्मन को ख़त्म कर देता है। ओक्टावियस बिल्कुल भी ताब नहीं ला सका ओरहान की तेज़ी का, उसकी बिजली की सी बरक रफ्तारी का, और कुछ ही देर में वो ओरहान के पंजों तले आ गया। ओरहान ने उसको लात मारकर छोड़ दिया और ओरहान एक तरफ हो गया। लेकिन जिस तरह से एक तरफ हुआ उस वक्त ही ओक्टावियस दोबारा उठा है और उठ के उसने चाकू से ओरहान पे हमला कर दिया। तो बस एक के बाद दूसरा तो चांस नहीं मिल सकता। तो ओरहान ने फिर पूरी की पूरी तलवार जो है वो घुसा दी ओक्टावियस के अंदर और ओक्टावियस मरते मरते एक इन्फॉर्मेशन, एक इत्तला फराहम कर गया। ये आप सामने देख रहे हैं कि ओक्टावियस मर रहा है और ओरहान के हाथ में है और जाते हुए एक इत्तला जो है वो मुहैया कर रहा है। और वो इत्तला ये है कि तुम्हारा बुरहान जो है वो हमारे पास अभी मौजूद है, अभी वो ज़िंदा है और हम उससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत इत्तला है, वो हम उससे इकट्ठी कर रहे हैं और हम उससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। बस यहाँ पर जब तलवार निकालता है वो, तो ओक्टावियस जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। और ओरहान अपने साथियों को कहता है कि जो छोटे शिप्स हैं वो आने वाले हैं, तुम फ़ौरन से पहले इनकी वर्दियां पहन लो, इनके लिबासों में आ जाओ। अब अगला सीन क्या था वो नहीं बताया गया। कारा खलील को भी ये कहा गया, सामने कारा खलील नज़र आ रहे हैं। तो मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा था, कैरेक्टर्स के नाम अगर हमें याद हो जाएंगे तो कहानी को समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये दुमरो है, टोपी वाला जो है, तो नाम हम लेंगे और आपको पता चल जाएगा। ये चौथी किस्त का हल्का सा सीन मैंने डाला है ताकि आपको लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो जनाब इस किस्त को हम ख़त्म करते हैं और इजाज़त मांगते हैं आपसे कि अगली किस्त में बहुत जल्द मुलाकात होगी। लाइक, सब्सक्राइब, और जिन्होंने भी लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। शुरू में मैंने शुक्र किया और शुक्रिया कहा, और फिर मैं शुक्रिया कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।